Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, ये सेकेंड चैप्टर है, स्टिल कंटिन्यूइंग. ओके, एंड आई होप आपको पिछले लेक्चर्स समझ में आए होंगे एंड आपने सारा जो मैंने ढूंढने के लिए आपको कहा था, यू हैव टू फाइंड ना, राइट, यू हैव टू मेक क्लियर अबाउट योर बेसिक थिंग्स. तो वो आपने गूगल करके थोड़ा क्लियर किया होगा कि क्या है क्या नहीं. एंड मुझे स्टिल आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर्स. ठीक है, आई होप कि सभी ने देखा होगा लेक्चर. ठीक है, एंड गूगल. और देखिए, कभी भी मैं आपको कुछ भी फाइंड करने के लिए बोलूँ ना, फर्स्ट पॉज द वीडियो. ठीक है, वीडियो कहीं नहीं भाग जाता, लेक्चर कहीं नहीं भाग जाता. जैसे ही मैंने कुछ सवाल पूछा आपसे, एज सुन एज आई आस्क यू अ क्वेश्चन, you just pause the video and go to Google Baba and do the all the things, all the stuff that you find it, you search it, you understand that term, you understand that meaning, what sir wanted to convey. ठीक है, मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ, आपको क्या समझाना चाहता हूँ. ठीक है, इस माध्यम से नहीं हो सकता, इस इंटरनेट के माध्यम से नहीं हो सकता. वहां पर अगर मैं फिजिकली क्लास में होता तो शायद आपको अच्छे समझा पाता. लेकिन अभी क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है, आपको पढ़ना है वेरियस आर्टिकल्स. ठीक है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. तो यू हैव टू रीड वेरियस आर्टिकल्स अबाउट दैट एंड यू हैव टू डेवलप अ कॉन्सेंस. आपको अपना जो दिमाग है उसको डेवलप करना है. अभी हम बड़े हो चुके हैं ना, ठीक है, वी हैव नो, हम 9th में आ चुके हैं, राइट. ठीक है, और हरकतें 12th वाली करते हैं, तो दिमाग से भी तो करना चाहिए ना सब, राइट. ठीक है, तो दिमाग से भी हम थोड़ा और ज्यादा पढ़ेंगे. ठीक है, तो जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना, राइट. चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. आज मैं आपको सिखाने वाला था, शायद सेक्युलर स्टेट मैंने खत्म कर दिया था एंड या सेक्युलर स्टेट हम खत्म कर चुके हैं. ठीक है, और उसके बाद मैंने आर्टिकल्स भी समझा दिए थे, राइट, और ये नोट भी समझाया था. आज हम शुरू करने वाले हैं द वेलफेयर स्टेट. ठीक है, अब पहले कोई बताएगा मुझे कि पहले आप समझिएगा. ठीक है, वेलफेयर. ठीक है, पहले वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप समझिए कि वेलफेयर का मतलब क्या है. अब मैं आपको ऐसा तो नहीं कह सकता कोई बताएगा मुझे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, राइट. तो कोई बताएगा तो ही मुझे पता नहीं चलेगा, राइट. ठीक है, और ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे बताइए वेलफेयर का मतलब क्या होता है. पॉज कीजिए, बताइए नहीं, सोचिए वेलफेयर का मतलब क्या होता है. और फिर जब मैं आपको वेलफेयर का मतलब समझाऊंगा, ठीक है, तब आप अपने सोच को, व्हाट यू हैव थॉट एंड व्हाट आई हैव आई एम गोइंग टू टेल यू, उसको आप कंपेयर कीजिएगा. क्या हम सही थे, नहीं थे, तो कंटिन्यू करेंगे. ओके, चलिए. अब वेलफेयर का मतलब क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं. वेलफेयर का मतलब होता है कि हम किसी को, ठीक है, किसी के साथ न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं. ठीक है, पहले तो वो मतलब होता है वेलफेयर का मतलब. या फिर हम सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं, उसको कहते हैं वेलफेयर. या फिर शुद्ध हिंदी में कहूँ तो दया की भावना रखना, है ना. ठीक है, राइट, इसको भी हम वेलफेयर कहते हैं, राइट, समझ रहे. या फिर जो भी कहेंगे इकोनॉमिकली, है ना, टू बी प्रिसाइज. ठीक है, इकोनॉमिकली, ठीक है, जो भी बैकवर्ड लोग हैं, राइट, या बैकवर्ड सिटीजन्स है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, राइट, उनको हेल्प करना, उनका वेलफेयर करना, उनका उद्धार करना इज नोन एज वेलफेयर. ठीक है ना. ओके, और अभी भी नहीं समझ में आया तो गूगल कर लीजिएगा या डिक्शनरी में देख लीजिएगा वेलफेयर का मतलब क्या है. अब आगे देखते हैं. लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन several DPSPs, directive principles of state policies, with the main aim of guiding the government to strive more and more for the welfare of the people. यहाँ पे strive का मतलब है आगे बढ़ना, ठीक है, राइट, या फिर जज्बा दिखाना. किसके लिए, तो कहेंगे वेलफेयर ऑफ द पीपल. जितना हो सके उतना, मोर एंड मोर, टू स्ट्राइव मोर एंड मोर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. और ये कौन बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, देखिए क्या करता है, डायरेक्ट करता है ना, इसीलिए डायरेक्टिव. कैसे डायरेक्ट करता है, कुछ प्रिंसिपल्स देके डायरेक्ट करता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. और किस में डायरेक्शन देता है, तो स्टेट को, यहाँ पे स्टेट का मतलब है कंट्री को, अपनी पॉलिसीज डेवलप करने में,
कि आप जितने भी पॉलिसीज बनाओ, चाहे जनधन योजना बनाओ, चाहे किसान योजना बनाओ, या फिर कुछ भी करो, राइट, तो आप ऐसी पॉलिसीज को बनाएंगे तो आपको कुछ डायरेक्शंस ध्यान रखने, कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है जो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं। और वो प्रिंसिपल्स क्या है? वो प्रिंसिपल है आपके लोगों का, आपके सिटीजन्स का जितना हो सके उतना ज्यादा वेलफेयर करना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। लिखा है द गवर्नमेंट्स मेन पॉलिसी या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी is not only to save the citizens from the internal dangers or external invasions, but also to look after their general welfare। कैसे? अभी क्या चल रहा है? लॉकडाउन चल रहा है, या लॉकडाउन है, या अनलॉक 1 अनलॉक 2 आने वाला है। ठीक है, इस लॉकडाउन में आप सबने न्यूज देखा होगा, और न्यूज में आपने माइग्रेंट क्राइसिस देखे होंगे, है ना, राइट। अब ये माइग्रेंट क्राइसिस क्या है आपको पता है? जो मजदूर है, जो बेचारे चल के जा रहे हैं, ठीक है, जो गरीब है, ठीक है, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आती है और कहती है भाई 5 किलो चावल दूंगी और 2 किलो चना दूंगी, राइट, है ना, राइट, और वो भी फ्री में दूंगी टू ईच पर्सन। ठीक है, हर एक इंसान को, ईच पर्सन ऑफ अ फैमिली, राइट, वो भी फ्री में दूंगी, राइट। तो क्या है बेटा, ये वेलफेयर करने का तरीका है? यस है ना, लेकिन ये वेलफेयर कैसा है? बहुत ही छोटा है, राइट। माइग्रेंट्स के पास से टिकट का पैसा लिया गया, फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, या फिर कुछ माइग्रेंट्स को फ्री में गवर्नमेंट ने पहुंचाया, राइट, बसेस के द्वारा या फिर ट्रेन के द्वारा। सो ये क्या है बेटा? ये वेलफेयर करने का तरीका है। इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस व्हाट वी डू, वी हेल्प द पुअर पीपल, ओके, राइट। तो दिस इज द वेलफेयर। वी आर अ वेलफेयर स्टेट, राइट। हम लोगों को क्या देते हैं? फ्री में इलाज करवाते हैं, फ्री में एजुकेशन देते हैं। तो हम जो बेचारे इकोनॉमिकली, मैं यहाँ पर गरीब वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर यूज करूंगा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। यहाँ पर मैं भी हो सकता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड हूँ, मैं भी करोड़पति नहीं हूँ, मैं भी नो लाखपति नहीं हूँ, हो सकता है मैं हजारपति हूँ, हो सकता है मैं 100पति हूँ, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं क्या हूँ? मैं हो सकता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हूँ, मैं गरीब हूँ, ठीक है, लेकिन गरीब यूज करके, मैं वर्ड यूज करके मैं उन लोगों का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है मैं भी गरीब हूँ, मैं तो हूँ ही गरीब, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, जो सोशली बैकवर्ड क्लास है, उनको हेल्प करना है। उनको हेल्प करना है कैसे? तो कहेंगे जनरल वेलफेयर करके। और सिर्फ मैं कहता हूँ कि सिर्फ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए हमारी सरकार क्या करती है? हमारे लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करती है, BRTS, AMTS, है ना, राइट, ठीक है, या फिर हमारे लिए रेलवेज की व्यवस्था करती है, हमारे लिए अच्छे रोड्स की व्यवस्था करती है ना, राइट। तो ये सब क्या है? ये सब वेलफेयर है। वरना गवर्नमेंट को क्या पड़ा है? आप भले ना आप कैसे भी रोड पे जाइए, आपका एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, नहीं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है? वेलफेयर करता है, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, राइट, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो ये हमारे वेलफेयर करने का एक तरीका है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? लिखा है कि as far as possible it should provide adequate means of livelihood to all its citizens। yes, हमें रोजगार देना है, क्योंकि आप वेलफेयर स्टेट है, हमारा स्टेट वेलफेयर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि आप वेलफेयर स्टेट है, और इसीलिए जो बेरोजगारी है, ठीक है, ओके, वो गलत जगह हो गया, जो बेरोजगार लोग हैं उनको लाइवलीहुड दीजिए, एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट का जरिया बनाइए, ओके, ठीक है, एंड एनकरेज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, जहां तक हो सके वहां तक लोगों को कमाने का मौका दीजिए, ठीक है, जो भी वेल्थ है उसको पाने के लिए इक्वल मौका दीजिए, ठीक है, बाकी वो उसको हासिल कर पाए ना कर पाए, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन राइट, लेकिन क्या आपको वेल्थ को एक्वायर करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, ताकि आप भी एक अच्छी लाइफ जी पाए, ठीक है। अब क्या लिखा है? लिखा है टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। यस, ठीक है, ये ऊपर वाले पॉइंट से ही मिलता जुलता है कि जो वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथ में ना रहे, ठीक है, कुछ लोग उसको कंट्रोल ना करें, राइट, वो सब के सब इक्विटिवली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, राइट। अब आप लोग कहेंगे सर अंबानी के पास, अंबानी इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया, तो उसका वेल्थ भी हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए ना। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। देखिए, सरकार ने हमें मौका दिया कि हम इक्वली आपको मौका दे दे पैसा कमाने का। अब चाहे आप अंबानी बनिए, आप जहीर सर बनिए, या आप शाहरुख खान बनिए, ठीक है, दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू योर टैलेंट। ओके, समझ में आया बेटा? राइट। सो क्या है यहाँ पर
तो वैसे ही बेचारा गरीब है, राइट, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या अपॉर्चुनिटीज है तो उनके पास टैलेंट नहीं है, राइट। तो ये सब चीजें होता है। ओके, अब क्या लिखा है लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स। यस, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिटीजन्स का जो हेल्थ है उसके पीछे भी ध्यान देना है। कैसे? सरकारी अस्पताल बना के, है ना, पोलियो रविवार बना के, या फिर अभी कोविड-19 में कैसे चल रहा है, देख रहे हो ना आप कि सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज हो रहा है, राइट। और ये करने की जिम्मेदारी किसकी है? एक वेलफेयर स्टेट की है। वेलफेयर स्टेट का मतलब जो गवर्नमेंट चलाता है उनकी है, राइट, ठीक है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीबडी। यस, प्रमोट एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। क्या है एग्रीकल्चर? किसान का साथ दीजिए तभी तो। जय किसान जय जवान, जय जवान जय किसान, राइट, ठीक है। ये नारा किसने दिया था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Who gave the slogan जय किसान जय जवान या जय जवान जय किसान, ठीक है, राइट। सो यहाँ पर एग्रीकल्चर हमको प्रमोट करना है ताकि हमारे जितने भी या जो भी फार्मर है, ठीक है, राइट, उनके वो भी अपनी लाइफ एक अच्छी तरीके से सेटल कर पाए, राइट। आपको पता है बेटा, एक एक्टर का बेटा एक्टर बनना चाहता है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, राइट, या फिर एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनना चाहता है। लेकिन बेटा आपने कभी सोचा है कि एक फार्मर का बेटा फार्मर बनना चाहता है? या आप अपनी जगह देकर अपनी जगह उनको रखकर सोचिए, क्या आप फार्मर है, आपके पापा फार्मर है, क्या आप फार्मर बनना चाहेंगे? ठीक है, मेरा आंसर तो नहीं होगा, राइट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द रीजन इज सिंपल, द आंसर इज सिंपल, राइट। इसमें पैसा नहीं है या इसमें बहुत मजदूरी है, राइट, हम गरीब रह जाते हैं, हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह जाएंगे, अब एम्पल अमाउंट ऑफ रीजंस, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार क्या करना चाहती है? प्रमोट एग्रीकल्चर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आप एग्रीकल्चर प्रमोट कीजिए, आप किसान योजना निकालिए, यू फ्रेम सच पॉलिसीज दैट हेल्प द फार्मर्स ऑफ दिस इंडिया, ऑफ आवर कंट्री, टू एनकरेज देम एंड टू प्रोड्यूस मोर, राइट। कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्या होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज? छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, राइट, जो घरों में चलती है या जो बहुत ही छोटी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। एंड एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, राइट। तो ये सब चीजें हमारी सरकार जो है हमको करना है। तो यही इसका ही मतलब होता है वेलफेयर, अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, राइट। जो कहीं ना कहीं क्या करता है, हमको आगे लाने की कोशिश करता है, सिर्फ गरीबों को नहीं, ठीक है। माइंड दैट, किसान भी आ गए, हम भी, जहीर सर भी आ गए। अगर जहीर सर चाहे तो वो सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, ठीक है, यस, है ना। और जहीर सर तो करवाते ही है, राइट, ठीक है, जाते ही है सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए अपना, बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड दी नो महंगा डॉक्टर्स जिनका फीस बहुत ज़्यादा होता है, 400-500 पर सेशन, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, आज एक नया टॉपिक आया, राइट, ठीक है, वेलफेयर स्टेट के बाद। और ये आपका टॉपिक जो है फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको मैंने शॉर्ट में ही खत्म कर दिया है ना, हुर्रे, ये पी, राइट। देखते क्या है, लेट मी चेंज द कलर, राइट। मैं भी बोर हो जाता हूँ एक ही मार्कर यूज करते करते, ओके। लेट मी यूज दिस वन, आई होप ये कलर अच्छा यूज होगा। देखते हैं, देखिए क्या है लिखा है कि जो हमारा जो देश है वो सोवरेन है, वो डेमोक्रेटिक है, वो रिपब्लिक है। सबसे पहले तो सोवरेन का मतलब क्या है, देखिए मैं सीधे सीधे पढ़ते जाऊंगा, इसमें कुछ ज्यादा समझाऊंगा नहीं, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा है, इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी फॉरेन पावर, ठीक है, हम किसी के लिए जवाबदेही नहीं है, ठीक है, बाहरी कंट्री के लिए, या फिर आइदर फॉर इट्स इंटरनल पॉलिसी और इट्स एक्सटर्नल अफेयर्स, सही है ना, राइट। हम पर कोई दूसरी कंट्री कंट्रोल नहीं करता, इसीलिए हम लोग क्या है, सोवरेन है या इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है। समझ में आया बेटा, राइट। हम लोग कैसे है, इंडिपेंडेंट है, राइट, ओके। आई होप इसका मतलब अब क्लियर हो गया, और नहीं समझ में आया है मैं बहुत शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। क्योंकि मैं फर्स्ट चैप्टर में इसको डेप्थ में समझा चुका हूँ, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी हाल ही में, ठीक है, करंटली चल रहा है, वी आर फेसिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स, पता है आपको, हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट्स फेस कर रहे हैं। आप लोग न्यूज़ तो देखते ही होंगे,
गुजराती नहीं देखना है, ठीक है, सबसे बकवास आता है। देखना है तो डीडी मेट्रो देखना है, डीडी चैनल देखना है, दूरदर्शन देखना है, ठीक है। वो हमारा गवर्नमेंट चलाता है इसको। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स, राइट, हम लोग वी आर फेसिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स विथ नेपाल, विथ चाइना, राइट। तो ये हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, ठीक है। ये हमारा अंदरूनी मामला है, ठीक है। हमारा नेपाल के साथ कैसा रिलेशन है, चाइना के साथ कैसा रिलेशन है, हम उसके ऊपर डिसाइड करके कर लेंगे। लेकिन एक भाई साहब है, ठीक है, अमेरिका के, वो क्या बोलते हैं, ट्वीट करके कहते हैं कि मैं मध्यस्थता करना चाहता हूँ, आई कैन हेल्प एज अ मीडिएटर, ठीक है, आई कैन हेल्प एज अ मीडिएटर इन केस ऑफ चाइना ऑल्सो, इन केस ऑफ नेपाल ऑल्सो। बोलिए, तो क्या हम इनकी हेल्प लेना चाहेंगे? नहीं। क्यों? बिकॉज व्हाट, वी आर अ सोवरेन नेचर, वी आर अ सोवरेन कंट्री। हम अपना अंदरूनी मामला या हमारा बाहरी, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ठीक है, हालांकि ये एक्सटर्नल है, दूसरी कंट्रीज के साथ है तो एक्सटर्नल, इंटरनेशनल हो जाता है तो एक्सटर्नल हो जाता है, ठीक है, बाहर है ना, या फिर इंटरनल पॉलिसी है। तो हम क्या है, हम सोवरेन है, ठीक है। वी डोंट नीड एनी हेल्प। इफ वी वुड बी नीडिंग, वी वुड बी नीडिंग, तो हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे यूएन में जाएंगे, है ना, राइट, समझ में आया, आपको बताया था। लेकिन यूएन में जाने से, हम उसके मेंबर बनने से हम अपनी इंडिपेंडेंसी या फिर हमारा सोवरेनिटी नहीं खो देते, ओके, ठीक है। हम हमारी मर्जी से जा रहे हैं, ओके, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। सिमिलरली अ डेमोक्रेटिक स्टेट, है ना, हम क्या है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, राइट, जहां पर क्या होता है पता है ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ऐसा कुछ हम बोलते हैं, राइट। तो फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट, बिकॉज द रियल पावर एमनेट्स, प्रोड्यूसेस फ्रॉम द पीपल, सही है ना। हम डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनको प्रधानमंत्री किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया, द सिटीजन्स ने बनाया, द पीपल ने बनाया, द पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया। तो क्या लिखा है, जो पावर है, द रियल पावर, वो कहाँ से डिराइव होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द पीपल, ठीक है, राइट, है ना। तो ये डेमोक्रेटिक स्टेटस है। सिमिलरली द एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे, है ना, कौन है एग्जीक्यूटिव हेड, द प्रेसिडेंट, है ना। वो कैसे है, हेरिडिटरी रूलर नहीं है, किसकी तरह, इंग्लैंड की तरह, राइट। हम लोग इलेक्ट होके लाते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, और इसीलिए हम लोग कैसे है, रिपब्लिक है। अगर आपको पूछा जाए कि हमारा भारत देश कैसे रिपब्लिक है, जरा एग्जाम्पल देना, तो एग्जाम्पल क्या देना है कि हमारे भारत का जो एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है, दैट इज द प्रेसिडेंट, उनको हम लोग इलेक्ट करते हैं। हालांकि इलेक्ट जो करते हैं वो इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट कौन करता है, हम लोग ही तो करते हैं, हमारे द्वारा, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, ठीक है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हमने इलेक्ट किया है, वो लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आया, राइट। आई होप यू आर गेटिंग द क्लियर पिक्चर ऑफ दिस टॉपिक, राइट, डेमोक्रेटिक, ओके, ठीक है। अब इससे पहले ये टॉपिक खत्म हो, उससे पहले मुझे और एक चीज आपको समझानी है, राइट। अभी देखिए इनडायरेक्टली आ गया है तो समझा देता हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या है, ठीक है। हार्डली इट वुड टेक 10 मिनट्स फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स यूज करूंगा, ठीक है, थैंक्स टू द मार्कर। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, राइट। अब ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया किसको इलेक्ट करते हैं पता है, इलेक्ट करते हैं टू दी मेंबर्स ऑफ लोकसभा, किसको इलेक्ट करते हैं, टू दी मेंबर्स ऑफ लोकसभा। और यही सिटीजन्स ऑफ इंडिया अ पर्टिकुलर स्टेट, देखिए जैसे मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो मैं क्या हूँ, गुजराती तो हूँ ही, साथ ही साथ मैं भारत का भी तो सिटीजन हूँ, है ना, राइट। और मेरा वोटिंग राइट कहाँ होता है, गुजरात की विधानसभा में होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात, ठीक है। मैं इन दोनों को इलेक्ट कर सकता हूँ, मेंबर ऑफ लोकसभा को भी इलेक्ट कर सकता हूँ, मेंबर ऑफ विधानसभा को भी इलेक्ट कर सकता हूँ, जो एमएलए होते हैं ना, ठीक है, उनको भी मैं इलेक्ट करता हूँ, ठीक है, समझ में आया, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एमएलए, और ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर मेरा काम खत्म हो जाता है, इन दोनों को मैं डायरेक्टली इलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो दिस फेलोज आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय मी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, लेट मी चेंज द मार्कर फर्स्ट। कहाँ गया, अब देखिए, अब यहाँ पर कितने हमारे पास स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। 28 स्टेट्स के जितने भी एमएलएज है वो क्या करते हैं पता है बेटा, वो लोग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं। किसको इलेक्ट करते हैं, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को। देखिए अब मैंने जिसको वोट किया, ठीक है, मैंने जिसको वोट किया उसने किसी और को वोट किया। मैंने यहाँ पर किसको वोट किया, डायरेक्टली वोट किया था, यस। अब ये लोग इसको इनडायरेक्टली वोट करते हैं। कैसे वोट करते हैं, इनडायरेक्टली, है ना। सो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पर मैं डायरेक्टली वोट करता हूँ, दैट इज टू द लोकसभा एंड टू द विधानसभा, ठीक है, तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट इलेक्शंस, ओके, ठीक है। लेकिन अब मेरे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव किसी और को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, ओके। अब देखिए ये सब मिलके, ठीक है, ये तीनों मिलके किसको इलेक्ट करते हैं पता है, हमारे प्रेसिडेंट को। तो क्या हुआ, ये भी हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसा इलेक्शन हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन, है ना, ठीक है। कैसा इलेक्शन हुआ बेटा, इनडायरेक्ट। तो प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये डायरेक्टली है, ये डायरेक्टली है, लेकिन ये तो इनडायरेक्टली है ना। तो हमने जिसको चुना, हमने इनको चुना, हमने इनको चुना, है ना, लेकिन इन दोनों ने मिलके राज्यसभा के मेंबर्स के साथ मिलकर प्रेसिडेंट को चुना। तो ये कैसे हो, इनडायरेक्टली हुए, राइट। सो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट इलेक्शन, ओके। समझ में आया बेटा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझिएगा। फिर से एक बार वीडियो कहेंगे कि रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है, कि क्या कहा जाता है इसमें, ओके, राइट। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, आई होप कि आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए यहाँ पर अगेन आई यूज मोर कलर्स इफ पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके पास वोटिंग राइट्स है, ठीक है, दे हैव द वोटिंग राइट्स। अब ये लोग इलेक्ट किसको करते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा को और मेंबर्स ऑफ विधानसभा को। विधानसभा को इंग्लिश में कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब अपना काम यहाँ पर खत्म। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं जहां पर पोलिंग बूथ पे जाके वोट देता हूँ, बटन दबाता हूँ, ठीक है, तो बटन ये रहा, बटन यहाँ तक दबाना का काम मेरा खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है देखिए। सो ये कैसा हुआ, ये हुआ, ये कैसा इलेक्शन हुआ बेटा, ये हुआ डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है, ये डायरेक्ट इलेक्शंस हुए। अब इसके बाद अब देखिए ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है, हमारे पास कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स आर देयर, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, राइट। तो ये कैसे इलेक्शन हुआ राज्यसभा के मेंबर्स का, तो कहेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शंस। कैसा हुआ बेटा, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ओके, ठीक है। अब देखिए नाउ, तो मैंने जिसको वोट किया उसने किसी और को वोट किया, तो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट इलेक्शन, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद दिस वन, ठीक है। अब देखिए, सॉरी ये तो शायद यूज नहीं हुआ। मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये सब मिलकर किसको वोट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे कैसे इलेक्शन हुआ, इनका भी इलेक्शन जो हुआ दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शंस, राइट। इनका इलेक्शन भी कैसे इलेक्शन हुआ बेटा, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, राइट। मतलब बेस पे तो हम ही है, हमने जिसको वोट किया, ठीक है, वो ये लोग है,
ठीक है, और ये दोनों ने किसी और को वोट किया, इनको वोट किया, इनको वोट किया, तो ये कैसे हो गए? इनडायरेक्ट हो गए। और वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, ठीक है, ये सब आपको 10th में समझाऊंगा, लेकिन अभी इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या था वो समझाना जरूरी था। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है, राइट। ये भी मुझे आपको कमेंट करके बताया होगा आपने ना, 6 फंडामेंटल राइट्स वर देयर, राइट। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 7th पॉइंट से, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ओके, ठीक है, सो अप टिल देन बाय बाय, शिवरात्रि, शबा खैर, stay home, stay safe, soon we will meet, okay, don't worry.